हेलो बच्चों, माँ बाराही अकाउंट क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है प्रचार करें अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके लिए हम आप लोग के साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारा ध्यान रखें, हम भी आपका ध्यान रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में काफ़ी कंसेप्ट कवर कर लिया था। उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें कुछ आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट रह गए थे जिनके बारे में बताना था। पूरे टॉपिक का नाम आपको मालूम ही है, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम इसमें पहला जो कंसेप्ट ले रहे हैं, पहला है कास्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। कास्ट कंसेप्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा। मान लिया आपने कोई बिल्डिंग 5 लाख रुपए की खरीदी, वो उसकी कास्ट प्राइस है। उसी को उठा करके जब हम बुक्स में लिखते हैं, 1 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 दिन बाद, कई महीने बाद, 6 महीने बाद, वही चीज़ आपकी जो है हिस्ट्री बन जाती है। हिस्ट्री मतलब द कास्ट which you have recorded in the books of account after some time that become historical cost। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी चीज़ें आप कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई असेट खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वो कास्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसको जब हम बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखाते हैं, वही जो है कुछ समय बाद जा कर के वो हिस्ट्री बन जाती है। हिस्ट्री क्या होती है? जो चीज़ें आपकी बीत गई हैं, चाहे आप तराइन का युद्ध ले लें, चाहे पानीपत का युद्ध ले लें, ये युद्ध हो चुके हैं, इसीलिए उसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपने कास्ट रिकॉर्ड कर दी बुक ऑफ अकाउंट, वो कास्ट कंसेप्ट के अलावा उसको हिस्टोरिकल कास्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप तक का आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू का मतलब हमने आपको शुरू में, जब आप इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको हम ये चीज़ बताएंगे जो है कि आपका जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। कहीं से अगर आपको इनकम आती है वो रेवेन्यू का पार्ट होती है। यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप लोग अकाउंट्स, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वी आर जस्ट बिजनेसमैन। ठीक है, तो हम लोग जो है उन्हीं चीज़ों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मान लिया आप किसी को आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी को सामान बेचते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी प्रकार की। ठीक है, मान लिया किसी ने सामान खरीदा, आपने उसको घर तक भिजवा दिया, तो एक प्रकार की सर्विस हो गई। ठीक है, या डॉक्टर लोग सर्विस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हों, सामान बेच रहे हों, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, उससे आपका रेवेन्यू मिलना चाहिए। रेवेन्यू मतलब इनकम मिलनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। रियलाइजेशन मतलब आपने किसी को सामान बेचा, उससे पैसा आ जाए। किसी को आपने सर्विस प्रोवाइड की, मान लिया हम डॉक्टर हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हमने किसी को पेशेंट का इलाज किया, उससे पैसा मिल गया, तो हमारे लिए रियलाइजेशन कंसेप्ट का पार्ट होगा। तो सीधी बात है, अकाउंट्स में हम उन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं, या अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट बनाया गया है कि उन्हीं चीज़ों को स्टडी की जाएगी जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है या मनी रियलाइज होता है। अगर वो आपका पैसा उससे नहीं मिल रहा तो अकाउंट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, आपने हाई स्कूल में एक प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपने हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो है कि मान लीजिए जो है 10 रुपये की चीज़ है, 15 रुपये अगर बिक जाती है तो 5 रुपये प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार मान लीजिए आपकी जो है क्या बोलते हैं 10 रुपये की चीज़ थी, 8 रुपये में बिक गई। ठीक है, तो आपका जा करके जो है कितने रुपए का लॉस हो गया, 2 रुपये का लॉस हो गया। तो मैचिंग अकाउंटिंग में एक मैचिंग कंसेप्ट बनाया गया है जो आपको इन चीज़ों को बताता है कि अगर मान लीजिए जो है आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ट्रांजैक्शन का या मान लीजिए किसी भी बिजनेस का अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल पता लगाना है, तो आपके पास कितनी भी, मान लीजिए जो है किसी चीज़ को बनाने की कीमत आपकी जो है 10,000 रुपये आती है, और उसको जा कर के आपने 15,000 रुपये 20,000 रुपये बेच दिया, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी कास्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस या मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तब वो प्रॉफिट होता है।
लेकिन मान लीजिए आपने बनाया उसको 10,000 में, बेचा उसको 8,000 में, तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। तो मैचिंग कंसेप्ट में केवल हम रेवेन्यू का उसके टोटल खर्चों से कंपेयर करते हैं और ये रिजल्ट निकालते हैं कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये मैचिंग कंसेप्ट बताता है। ठीक है, इसको हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब बता पाएंगे, अभी बताना ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन आप ये समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, जहाँ जहाँ से इनकम्स आती हैं उनको लिख लिया और जितने भी एक्सपेंसेस है घटा दिया। ठीक है, तो वो भी आपका मैचिंग कंसेप्ट पर ही डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैचिंग कंसेप्ट में कास्ट का हम सेल प्राइस से कंपेयर करके ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं कहीं पर जो है, मान लीजिए हमने पूरे महीने काम किया, हमें सैलरी नहीं मिली, तो वो हमारे लिए जो है एक्रूड है। एक्रूड मतलब मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मान लीजिए आप मकान बनवा रहे हैं, आपने किसी वर्कर को आपने उसको वेजेस देनी थी, मजदूरी देनी थी, आपने नहीं दिया, तो आप देंगे नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है पैसा मिलना या देना जो फ्यूचर पर डिपेंड होता है वो एक्रूअल कंसेप्ट में आता है। जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस समय इस टाइप के खर्चे जैसे वेजेस पे नहीं हुई, कमीशन मिला नहीं, इन सब चीज़ों को जो है वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें पता नहीं चलेगा। तो एक्रूअल कंसेप्ट में केवल ये बताया गया है कि अगर हम किसी को सामान बेचते हैं, मान लिया हमने किसी को सामान बेचा, पैसा नहीं मिला, किसी को हमने सैलरी देनी थी, दी नहीं, तो कभी तो देंगे नहीं देंगे। तो जो आपकी देनी है या मिलनी है, येट टू बी रिसीव्ड एंड येट टू बी पेड, वो आपका एक्रूअल कंसेप्ट का पार्ट होता है। येट टू बी रिसीव्ड एंड येट टू बी पेड इज नोन एज एक्रूअल कंसेप्ट। इसको हम जो है एक्रूअल कंसेप्ट का पार्ट मानते हैं। ये हमने आपको एक सिंपल भाषा में सिंपलेस्ट तरीके से बता दिया। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप जो है किसी कंपनी के जो है अकाउंटेंट हैं, मालिक ने आपसे कहा भैया ऐसा है, हमने जो है 20 करोड़ की ज़मीन खरीदी, आप एंट्री कर लीजिए। तो क्या आप एंट्री कर लेंगे? बीइंग जो है एक जिम्मेदार अकाउंटेंट होते हैं, कभी नहीं करेंगे। आप तुरंत मालिक से कहेंगे भैया ऐसा है, हवाई फायर मत करिए, ठीक है, आप जो है हमें ये बताइए कि आपने ज़मीन कितने की खरीदी है, आपके पास कोई कैश मेमो है, कोई बाउचर है, कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर आपने पासबुक से खरीदा तो पासबुक की एंट्री दिखा दीजिए, कैश के थ्रू तो कैश बुक दिखा दीजिए। अगर कोई आपका जो है एग्रीमेंट हुआ है जो है परचेजर और सेलर के बीच, उसको दिखा दीजिए। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस आप लोग जानते हैं, सामान खरीदना, बेचना, किसी को पैसा देना, किसी से पैसा मिलना, कमीशन देना, डिस्काउंट मिलना, ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम बिजनेस पे दिन प्रतिदिन करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब का एक जो है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो कैश मेमो हो सकता है, कैश मेमो, एनी स्लिप हो सकती है, एनी स्लिप, डॉक्यूमेंट हो सकता है, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस हो सकता है, जो आपको बताया था हमने, इनवॉइस हो सकता है, स्लिप हो सकती है, कैश मेमो हो सकता है, और रिसीप्ट हो सकती है, रिसीप्ट। इन्हीं के आधार पर जो है हम किसी जो है, अगर मान लिया हम अकाउंटेंट हैं या मैनेजर हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं इन्हीं के द्वारा वेरीफाई करके तब हम उसको करते हैं। इसी को हम ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलते हैं।